चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। देखो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे कुछ चीजों के कंपैरिजन से। देखो ये सैनिटाइजर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सैनिटाइजर की बोतल बड़ी बोतल है छोटी बोतल है, बताओ ये कैसी है, छोटी है बड़ी है भारी है हल्की, आप नहीं बता पाओगे ना इसको। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आप कहोगे सर किससे बताएं, किससे भारी है किससे हल्की है, ये तो एक ही है, इसमें हमें क्या पता है भारी हल्की है, तो अकेले में ही है। अब अगर मान लो मैं ये एक और ले आऊं बोतल, अब मैं आपसे पूछूंगी इन दोनों में से बड़ी बोतल कौन सी है, तो आप आराम से बता दोगे। आप बता दोगे कि सर ये वाली बड़ी बोतल है और ये वाली छोटी बोतल है ना, बता दोगे ना। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आती है कि जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा तो हमें कम से कम दो चीजें चाहिए, मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का ही कंपैरिजन कर सकते हो। जब तक ये अकेला था तब तक हम इसका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ये आ गया हम इसका कंपैरिजन कर पा रहे हैं क्योंकि दो चीजें हो गई है। अब ये बड़ी है और ये छोटी है, क्या ये हमेशा बड़ी रहेगी? देखो देखते हैं। अब मैं एक ये वाली बोतल और ले आता हूं, अब बताओ कौन सी बड़ी होगी? अब ये वाली बड़ी होगी और ये वाली छोटी हो गई। मतलब जो चीज बड़ी है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बड़ी रहेगी, कंपैरिजन में हो सकता है कोई उससे भी बड़ी आ जाए या हो सकता है कोई इससे और भी बड़ी आ जाए। तो हमें यहां से ये चीज पता चलती है कि जब भी हमें किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो हमें कम से कम दो या दो से ज्यादा चीजें चाहिए, और उसमें कोई भी चीज हमेशा बड़ी या हमेशा छोटी नहीं रहेगी। कोई हो सकता है कि बड़ी से और बड़ी भी चीज आ जाए। उसके साथ साथ एक और सबसे जरूरी चीज ये पता चलती है कि कंपैरिजन जब भी करेंगे ना तो हमेशा सेम चीजों का करेंगे। कभी भी आप अगर किसी के मोटापे का कंपैरिजन कर रहे हो ना तो दूसरे इंसान के मोटापे से ही कर सकते हो। अगर किसी की लंबाई का हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो तो हाइट से ही कर सकते हो। मतलब हमेशा दो चीजों का सेम कंपैरिजन होगा, किसी के मोटापे का और किसी की लंबाई का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए जो दो चीजें चाहिए वो हमेशा सेम होनी चाहिए। देखो कैसे, मान लो कि ए है और ए का जो वजन है, ए का वजन है 80 किलो और बी है, बी का वजन है 40 किलो। ए का वजन है 80 किलो, बी का वजन है 40 किलो। अब यहां पे जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, ये 80 है ये 40 है, तो अगर हम इसको काटा पीटी करें, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो वजन है वो बी से दुगना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बी का जो वजन है वो ए से आधा है। कह सकते हैं ना। तो यही चीज एक्चुअल में रेशो होती है। जो कंपैरिजन होती है ना, दो या दो से ज्यादा चीजों का हम जब भी कंपैरिजन करेंगे उसी को हम लोग रेशो बोलते हैं। ए का वजन 80 किलो, बी का वजन 40 किलो, ए बी से दुगना है वजन में और बी ए से आधा है वजन में। तो जब हम इसको रेशो बनाएंगे ना, ऐसे दो बिंदी लगा देंगे, इसको इस टू बोलते हैं। अब इसको बोलेंगे 2:1, ये रेशो आ गई 2:1, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन होगा, जब भी दो चीजों की रेशो निकलेगी, तो वो दो चीजें सेम होनी चाहिए, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब वजन का कंपैरिजन वजन से, लंबाई का कंपैरिजन लंबाई से। अब रेशो तो हम समझ गए क्या है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये प्रोपोर्शन क्या है? देखो प्रोपोर्शन भी देख लेते हैं क्या है। रेशो हमने समझा, रेशो किन्हीं भी दो चीजों का, कोई भी जब दो चीजें होती हैं उनको जब आपस में कंपेयर करते हैं तो वो रेशो बन जाती है, उसको रेशो कहते हैं। अब मान लो कि ऐसे ही दो रेशो होती, जैसे ये ए और बी की रेशो है और यहाँ सी और डी की भी रेशो होती, मतलब दो चीजों का कंपेयर किया तो रेशो आ गई। ऐसी अगर हमारे पास दो रेशो आ जाती है अलग अलग, और हम जब उन दोनों रेशो का आपस में कंपेरिजन करते तो उसको प्रोपोर्शन कहते। देखो इसी एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिया था कि ए का वजन है 80 किलो और बी का वजन है 40 किलो। अब हम सी और डी भी ले लेते हैं। इसमें ए का वजन हमने लिख दिया 80, बी का हमने लिख दिया 40। अब हम ले लेते हैं सी और डी। सी का मान लेते हैं 100 किलो वजन था और डी का 50 किलो वजन था। अब जब इन दोनों की हम रेशो आपस में निकालेंगे तो इनको काटा पीटी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 आ गया। ऐसे ही जब इन दोनों की रेशो हम निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2:1 आ जाएगा। अब एक रेशो तो हमारे पास ये आ गई, दो चीजों की एक रेशो आ गई, और ऐसे ही एक रेशो ये आ गई। तो जब हमें ये दोनों रेशो बराबर मिल गई ना, जैसे ये रेशो और ये रेशो अगर बराबर आ गई तो इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शनेट है। उसको हम कैसे शो करते हैं? ये रेशो और ये रेशो जब दोनों बराबर आ गई तो ये प्रोपोर्शनेट है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। इसको शो करने के लिए हम 4 बिंदी लगा देते हैं, ये 4 बिंदी। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इन 4 बिंदी का मतलब क्या है? एक्चुअल में इन 4 बिंदी का मतलब तो यही हुआ ना कि 2:1 इज इक्वल टू 2:1। ये जो रेशो, ये जो प्रोपोर्शन होता है ना, इसका मतलब है कि ये वाली रेशो और ये वाली रेशो आपस में बराबर है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब कोई और भी रेशो देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर कोई रेशो थी 4:9 थी
ये एक रेशो है, और दूसरी रेशो अगर मान लेते हैं ये 16:36 थी। अब क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है, कैसे पता चलेगा? देखो इनको सिंप्लीफाई करो, इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4:9 ही तो आ गया सिंप्लीफाई होगी। तो हाँ भाई, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो तो सेम आ गई, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ ये प्रोपोर्शन में है। बस ये कॉन्सेप्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात एवं समानुपात का। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे। आगे हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या करना होता है इन क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। देखो समझते हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से लेके एंड तक एडवांस तक सारा समझेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आंसर बता देंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, हम मान लेते हैं कि A:B की हमें रेशो दे रखी है 2:3, और वही B:C की हमें रेशो दे रखी है 4:3। अब हमें बतानी है A:B:C की रेशो। ये हम करेंगे तो ट्रिक से। A:B की रेशो दे रखी है, B:C की दे रखी है, A:B:C की निकालनी है, करेंगे तो ट्रिक से। लेकिन वो ट्रिक कैसे आया? हर ट्रिक किसी ना किसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है ना। तो पहले मैं आपको उसका बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं आपको उसका ट्रिक समझाऊंगा। देखो बेसिक क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। ये A:B दे रखा है 2:3 और B:C दे रखा है 4:3। ये A:B दे रखा था क्वेश्चन में, ये B:C दे रखा था क्वेश्चन में। अब ये A अकेला है बिल्कुल अलग है, C अकेला है बिल्कुल अलग है, लेकिन ये B की दो वैल्यू दे दी अलग अलग। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है। तो अब जब हमें A:B:C की रेशो निकालनी है तो ये दोनों भी तो बराबर होनी चाहिए ना, ये B भी तो बराबर होना चाहिए। अब इनको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुना कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर देंगे। देखो बराबर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर्स में भी बताया है, सब में, उसमें परसेंटेज में भी बताया था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था, सब में बताया था। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या करना होता है हमें, या तो ये जैसे ये 3 है 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो एक तरीका होता है। एक तरीका होता है कि जो इनका एलसीएम होगा ना, इनको वो बना दो। जैसे इनका एलसीएम 12 होगा तो 12 बनाने के लिए भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में से आपको जैसे अच्छा लगे। इसमें तो दोनों एक ही बात है, इसमें चाहे आप एलसीएम बनाओ चाहे आपस में मल्टीप्लाई करो, एक ही बात निकल के आ रही है। लेकिन आप चाहे आपस में मल्टीप्लाई कर लेना चाहे एलसीएम कर लेना, बाकी के क्वेश्चंस में एक ही बात रहेगी। देखो कैसे होगा, अब क्या होगा, 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये A:B की रेशो आ गई। अब B:C की रेशो कैसे निकलेगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, अब A:B 8:12 आ गया और B:C 12:9 आ गया। मतलब ये हमारा 12 बराबर बन गया। इसका मतलब B बराबर हो गया ना दोनों केस में। इसका मतलब A:B की रेशो है 8:12:9। ये तो था बेसिक तरीका। अब हम समझते हैं हमारा ट्रिक वाला तरीका कि हमें कैसे करना है। देखो क्या करेंगे ट्रिक निकालने के लिए, जब मान लो A:B दे रखा है और B:C दे रखा है और हमें A:B:C निकालना है, तो सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा क्वेश्चन में, जैसे A:B की रेशो तो दे ही रखी है, फिर वो B:C की रेशो देने की जगह हमें C:B की रेशो दे देगा। यहाँ गलती नहीं करनी हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ये A:B की रेशो लगाई ना, तो A:B की रेशो यहाँ लिख दी। उसके बाद जब हम यहाँ नीचे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, तो B:C की रेशो लिखनी है। अगर क्वेश्चन में C:B की रेशो भी दे रखी हो तो भी B:C की रेशो लिखनी है। मतलब जैसे ये A:B ये B पे खत्म हुआ ना, जहां पे ये खत्म हो रहा है ना वहां से दूसरी लाइन शुरू होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। A:B है, ये B पे खत्म हो रहा है तो ये लाइन B से शुरू होगी, B:C होगी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब देखो आगे ट्रिक क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 × 4 कितना होता है, 8:2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 × 3 कितना होता है, 12:2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 × 3 कितना होता है, 9। ये निकल के आ गया आपका आंसर। उस तरीके से करोगे तो आपके 40 से 50 सेकंड लगेंगे और इस तरीके से करोगे तो आपके 2 सेकंड लगेंगे। तो हमें यही तरीका यूज करना है। देखो ऐसे ही 1-2 आपको और एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे ये
इज टू बी है, ये बी इज टू सी है। मान लेते हैं ये दे रखा होगा आपको 4:11 और ये दे रखा होगा 5:3। तो अब ए इज टू बी इज टू सी की रेशो हम कैसे निकालेंगे? अभी आपको बताया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 20 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 55 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 33 आ गया। खत्म आपका सवाल। ये मतलब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आने का चांस कम है कि ए इज टू बी की रेशो तो लिखिए, एज टू बी इज टू सी की रेशो बताओ, लेकिन इस चीज का आगे क्वेश्चंस में यूज होगा, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। कई बार डायरेक्ट भी आ जाता है, कई पेपर में सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी कई बार डायरेक्ट भी आ जाता है सेम सवाल। मैंने खुद देखा है कई पेपर्स में ऐसे डायरेक्ट आते हुए, लेकिन मेन इसका जो यूज होगा वो आगे के क्वेश्चन में यूज होगा, ये बेस है उसका। तो अगर ये नहीं समझे तो आगे दिक्कत आने वाली है, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इधर रखा है a इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, मतलब a अनुपात b 2:3 है। ये चीज आप समझ लेना, रेशो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। और जो लोग हिंदी में क्वेश्चन मांग रहे हैं कि हिंदी में रिटन क्वेश्चन दो, हिंदी में लिखो, उनको बहुत जल्दी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मास्टर जी एजुकेशन का, उस टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में रिटन पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तब तक मैं हिंदी में बोलता तो हूँ ही, देखो a इज टू बी 2:3 है, तो मैं हिंदी में बताता हूँ सारा क्वेश्चन की a अनुपात b 2:3 है। तो आप वैसे समझो और अपने नोट्स बनाओ, अपने खुद नोट्स तैयार करो, बाकी कुछ टाइम में मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, b इज टू सी इज इक्वल टू 4:7, d इज टू सी इज इक्वल टू 5:3। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है, बताना a इज टू बी इज टू सी इज टू d। अब अगर बेसिक वाले तरीके से करते तो बड़ी दिक्कत आती, कई जगह हमें बराबर बनाना पड़ता, लेकिन हम तो करेंगे अपने ट्रिक वाले तरीके से। देखो जी, हमारा ट्रिक वाला तरीका क्या है? a इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। a इज टू बी की रेशो हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी है 2:3 है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है b इज टू सी, और यहाँ पे भी हमें b इज टू सी लिखना है, क्योंकि ये b से खत्म हुआ तो इसको b से शुरू करेंगे। b इज टू सी की रेशो हमें पता है, b इज टू सी की रेशो है 4:7। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है d इज टू सी, लेकिन हमें तो c इज टू डी लिखना है, क्योंकि जिससे खत्म होगा उसी से शुरू करना है, मैंने आपको बताया है। तो c इज टू डी क्या होगा? अगर d इज टू सी 5:3 है, d अनुपात c 5:3 है, तो c इज टू डी क्या होगा? c इज टू डी, उसको उल्टा कर दो, 3:5 हो जाएगा, 3:5। लेकिन अब फंस गए भाई। अब आप कहोगे मास्टर जी आपने तो सिर्फ इतना सिखाया था, इसमें तो एक जुड़ गया फालतू। अब क्या करें हम? अब देखो इसका क्या ट्रिक है। बेसिक तो इसका भी वही है जो मैंने आपको पिछला सिखाया, उसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ट्रिक क्या करेंगे इसका? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो पहले। 2 × 4 × 3 कितना होता है? 24 होता है। ये आ गया आपका a। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को, 4 को और 3 को। 3, 4 और 3 कितना होगा? 36 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, 3 को, 7 को और 3 को। ये कितना होगा? 63 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ये कितना होगा? 105 होगा। ये आपकी रेशो आ गई a इज टू बी इज टू सी इज टू डी की। और वही अगर बेसिक तरीके पे जाएं तो बेसिक तरीका तो वही होगा, a b c d लिखेंगे। पहले ये a इज टू बी की 2:3 दे रखी है, फिर b इज टू सी की 4:7 दे रखी है, फिर c इज टू डी की 3:5 दे रखी है। अब देखो कई बार बराबर बनाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को बराबर बनाएंगे, 3 को और 4 को बराबर बनाएंगे, फिर ये बराबर हो गया तो a b c की आ जाएगी, फिर c यहाँ पे और यहाँ पे c अलग हो जाएगा, फिर इनको बराबर बनाएंगे, तो वहाँ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ है थोड़ी। एक बार आपने देख लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। इसमें है क्या, आप शेप याद रख सकते हो। देखो पहले ये ऐसे तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये आखिरी वाले तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में ऐसा कर्व बनाया है हमने। ये 2 उठाए, एक उठाया, ये 2 उठाए। ये एक किस्म से कह लो मछली बनाई है। बचपन में मछली बनाते थे, इसको अगर ऐसे जोड़ देंगे तो मछली तो बन जाएगी ना, ये फिश ही तो बन जाएगी। तो इस तरीके से याद रख लो आप। आपको बस आसानी रहनी चाहिए कि याद रहे, भूलोगे नहीं एक बार देखते ही। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसा कर्व बनाया, इन दोनों को उठाया, इसको उठाया, फिर वैसा कर्व बनवाया, इन दोनों को उठाया, इसको उठाया, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। ये शेप एक बार देख लोगे हमेशा याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो a इज टू बी की रेशो क्या है? a इज टू बी की रेशो है 2:3। c इज टू बी दे रखा है, लेकिन हमें तो b इज टू सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिससे खत्म होता है उसी से शुरू करना है। तो b इज टू सी होगा 2:3।
और C/D दे रखा है, C/D लिखना है, C/D होगा दोबारा से 2:3। अब सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या होता है 8 होता है। अब क्या करेंगे, ऐसा कर्व बनाएंगे, 2 × 2 × 3 कितना होगा 12 होगा। अब क्या करेंगे, ऐसा कर्व बनाएंगे, 3 × 3 × 2 कितना होगा 18 होगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 × 3 27 होगा। लो जी, निकल गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है A/B की रेशो 2:3 है, फाइंड 3A + 4B अपॉन 5A + 6B। मतलब A/B 2:3 है, तो हमें बताना है 3A + 4B अनुपात 5A + 6B। देखो कैसे निकलेगा, ये 3:2 दे रखी है ना, तो अगर ये 3A होता तो 3A कितना होता, 3A हो जाता, ये A अगर 2 है तो 3A 6 हो जाता, और B अगर 3 है तो 4B 4 × 3 12 हो जाता ना। ये 6 कैसे लिखा मैंने, ये 3 है तो 3 × 2 6 आ गया, और ये 12 कैसे लिखा, ये 4 × 3 12 आ गया। अपॉन में 5A कितना होगा, A 2 है तो 5A 5 × 2 10 हो जाएगा, जमा 6B, B अगर 3 है तो 6B 6 × 3 18 हो जाएगा। खत्म हो गया आपका सवाल। तो इसका आंसर आ गया 18/28, काटा पीटी करके 9/14। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रेशो आपसे जब भी पेपर में पूछी जाएगी ना, वो हमेशा सेम यूनिट्स में पूछी जाती है। जैसे ये 3A + 4B अपॉन 5A + 6B, ये सारे सेम यूनिट हो गए ना। कभी भी ऐसा नहीं, जैसे मान लो ये है 3A + 4B² अपॉन 5A² + 6B, ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा रेशो पूछने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ A था, यहाँ B² था, तो ये अलग अलग हो गए। यहाँ A² था, ये B था, ये अलग अलग हो गए। तो पेपर में जब भी सवाल आएगा ना, वो हमेशा सेम का आएगा, हमेशा उनकी जो पावर होगी ना सेम होगी। अब अगर मैं यहाँ सबका स्क्वायर कर दूँ ना, तो हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी स्क्वायर है, पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, ये पूछ सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, 3A² कितना होगा, A 2 है तो A² 4 होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ये निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं किसी की पावर 2 कर दूं, किसी की 1 कर दूं, किसी की 3 कर दूं, किसी की 4 कर दूं, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा सेम पावर होती है इनमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है A/B/C = 5:4:3, मतलब A/B/C 5:4:3। अब A/B/C, A + B + C जो है वो टोटल 3600 रुपये है। A + B + C = 3600। फाइंड वैल्यू ऑफ A, B एंड C। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, सारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन में सेम नहीं करवाऊंगा। तो स्किप मत किया करो, आप सारे क्वेश्चन देखा करो, एंड तक देखा करो पूरे, क्योंकि अगर आपने कोई बीच में 1 या कोई बीच में 2 क्वेश्चन स्किप करे तो वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा आपका। फिर अब बाद में बुक उठाने बैठोगे तो मेरे को कहोगे कि यार मैंने तो ये कॉन्सेप्ट करवाया नहीं है, तो मेरे से हो नहीं रहा। तो आप पूरी वीडियो देखो, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, फिर देखना बुक में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्किप मत किया करो, पूरी वीडियो एक क्वेश्चन देखा करो, पूरा देखा करो। देखो इसको समझते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें A/B/C की रेशो जो है वो दे रखी है हमें, A/B/C की रेशो दे रखी है 5:4:3, और A + B + C दे रखा है 3600 रुपये। लेकिन हमारे हिसाब से A + B + C कितना होगा, देखो 5 + 4 + 3 कितना होता है, 12 होता है। 5 + 4 + 3, ठीक है, 5 + 4 + 3 12 होता है ना। हमारे हिसाब से A + B + C 12 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 12 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 3600 है। तो ये कितने गुना हो गया, 300 गुना हो गया। हमारे हिसाब से A + B + C 12 था, लेकिन सवाल के हिसाब से A + B + C 3600 था, तो 300 गुना हो गया। तो अब जो भी पूछ रहा है उसको 300 गुना कर दो, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, हर चैप्टर में यही तो करते आ रहे हैं ना। अब इसको 300 गुना करो तो A आ जाएगा 1500, इसको 300 गुना करोगे तो B आ गया आपका 1200, और C आ गया आपका 900। खत्म हो गया आपका सवाल। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, जैसा अभी देखो क्या है क्वेश्चन कह रहा है 2A = 3B = 4C। ऐसा सवाल कभी भी दिख जाए कि ऐसा कुछ दिया हो और फिर A/B/C की रेशो पूछी हो, मतलब कुछ भी इस टाइप से दिया और फिर इन्हीं की रेशो पूछ दी हो, तो उसका हमें क्या करना होगा। हम जब भी ऐसे क्वेश्चन में A/B/C की रेशो निकालेंगे ना, तो जो भी ये लिखा है ना, इसको उल्टा करके लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, रेशो हमारी निकल जाएगी। अब कहोगे सर 2 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या उल्टा करके लिखा है इसको। अरे भाई जब भी नीचे कुछ नहीं होता ना, तो उसका मतलब होता है कि नीचे 1 है,
नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे एक है, नीचे कुछ नहीं है मतलब नीचे एक है। हमेशा ऐसा होता है कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे एक है। एक को हम लिखते नहीं बस। अब उल्टा क्या होगा इसका, 2:1 का उल्टा क्या होगा, 1:2। अब इसका उल्टा क्या होगा, 1:3। इसका उल्टा क्या होगा, 1:4। बस खत्म सवाल। अब इसको सिंप्लीफाई और कर देंगे। अभी देखने में भद्दा सा लग रहा है ना, अजीब सा, सिंप्लीफाई कर देंगे बढ़िया लगेगा। 2, 3 और 4 इनका एलसीएम क्या होगा, जब भी सिंप्लीफाई करते हैं ना तो इनके एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो इसको 12 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई हो गया। आंसर तो ये भी था, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। 6:4:3, खत्म हो गया सवाल। मतलब कभी भी ऐसा सवाल दिखे जब ऐसा कुछ दे रखा हो, 2a = फलाना, a = ढिमकाना, b = इतने सी, कुछ भी दे रखा हो और फिर a b c की अगर रेशो पूछे, उनका अनुपात पूछे तो उल्टा करके लिख दो, रेशो आ जाएगी आपकी। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ₹6100 इज डिवाइडेड अमंग a b c सच दैट 3/4a = 2/5b = 4/5c, फाइंड वैल्यू ऑफ a b एंड c। मतलब 6100 रुपये थे, उन 6100 रुपये को a b और c तीन लोगों में इस प्रकार से बांटा कि 3/4 a बराबर होगा 2/5 a के बराबर होगा 4/5 c के। अब a b और c की वैल्यू बताओ। मैंने अभी आपको समझाया है, जब पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया है कि जब ऐसे कुछ भी दिया हो 3a 4a जो भी दिया हो इज इक्वल टू, और फिर a:b:c की अगर हमें रेशो निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं, इसको उल्टा करके लिख देंगे, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके, रेशो निकल जाएगी। अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में, जो भी लिखा होगा उसको उल्टा करके लिख दो। मतलब ये 3/4 है तो इसको 4/3 लिख दो। ये 2/5 है तो इसको 5/2 लिख दो। ये 4/5 है तो इसको 5/4 लिख दिया। ठीक है, ये होगी आपकी रेशो। लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी बताया। ये 3, ये 2, ये 4 है, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम 12 होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 12 से गुना कर देंगे तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी कि 16:30:15, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब हमारे हिसाब से a + b + c कितना है, हमारे हिसाब से a 16 आ गया, b 30 आ गया और c 15 आ गया। तो हमारे हिसाब से a + b + c आया 16 + 30 + 15 यानी कि 61। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 61 नहीं है, 6100 है। हमारे हिसाब से 61 है, सवाल के हिसाब से 6100 है, यानी कि 100 गुना है। तो अब कुछ भी पूछ रहा है उसको 100 गुना कर दो। अब जैसे ये a पूछ रहा था, a कितना है, तो a को 16 से 100 गुना करेंगे 1600 आ जाएगा। b कितना है, 30 को 100 गुना करोगे 3000 आ जाएगा। c कितना है, 15 को 100 गुना करोगे 1500 आ जाएगा। सिंपल हो गया, सवाल खत्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।